Good morning, class. Today we start with class 9, History, chapter 3, Nazism and Rise of Hitler. And this is our fifth lecture. And our first topic is the year of depression. So class, let's start our first topic, the year of depression. So, the years between 1924 and 28 saw some stability, yet this was built on sand. So Germany investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. On one single day, 24 October, 13 million shares were sold. So, great economic depression, मीन्स कह सकते हैं जो आर्थिक मंदी जो है वो स्टार्ट हुई कहाँ पे, इन जर्मनी एंड यूएसए. सो बेसिकली हम सब जानते हैं जो भी प्रॉब्लम्स थे, द फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी चल रहे थे इन जर्मनी, इसको जो है यूएसए ने हेल्प किया था बाय इम्प्लीमेंटिंग द डाउस प्लान. और डाउस प्लान के बाद जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था इन यूएसए वो जो है क्रैश हो गया, जिसके वजह से जो जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी था वो किस पे डिपेंडेंट था, शॉर्ट टर्म लोन्स पे. जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गया इन 1929 इन यूएसए, जो प्राइजेस जो थे किसी भी एसेंशियल गुड्स के, उसके प्राइजेस जो है बहुत ही फॉल में चले गए, जिसके कारण जो भी पीपल थे उनमें एक फैनेटिक एफर्ट जो है उन्होंने लगाना शुरू कर दिया टू सेल देयर शेयर्स ऑन द मार्केट. और उस दिन इन 24 अक्टूबर in a single day 13 million shares were sold and this was the start of great economic depression. So ये जो मेन कारण है कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जैसे ही क्रैश कर दिया यूएसए में, तो जितने भी पीपल थे, इन्वेस्टर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, इन्होंने अपने शेयर्स को जो है बहुत ही जल्दी बेचने की कोशिश की और एक ही दिन में लगभग 13 मिलियन शेयर्स जो है वो बिक गए, जिसकी वजह से ये शुरुआत था किस चीज का, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. So over the next 3 years between 1929 and 32 the national income of USA fell by half. फिर इसके 3 सालों के अंदर 1929 to 1932 के बीच में जो यूएसए का जो इनकम था, नेशनल इनकम था, वो घट करके आधी रह गई. इसके बाद फैक्ट्रीज, जो भी वहां पे फैक्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज वेर शट डाउन, exports were fell, farmers were bad hit and speculators withdraw their money from the market. अब जैसे ही नेशनल इकोनॉमी यूएसए की बहुत ही कम हो गई, तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पे, इंडस्ट्रीज पे. जितने भी फैक्ट्रीज थे वो सारे के सारे बंद हो गए, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आ गई, और साथ ही साथ जो भी फार्मर्स थे उनको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. साथ ही साथ जो भी मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन थे जिन्होंने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने सारे पैसे जो है मार्केट से वापस ले लिए. द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएसए इकोनॉमी वेर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. ये जो प्रॉब्लम था, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किए जा रहे थे इन यूएसए, इसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया पे पड़ा. और ये जो टर्म था, ये जो समय था रिसेशन का, इससे बहुत ज्यादा लॉसेस हुए इन जर्मनी. सो the German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. So जैसे ही यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो जर्मनी में पड़ा, क्योंकि जर्मनी को हेल्प कर रहा था यूएसए बाय इम्प्लीमेंटिंग डाउस प्लान. अब जैसे ही
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रश किया तो इस पे बहुत ज़्यादा मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जर्मनी वाज बैडली हिट बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड और वेर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% कम हो गया और यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे इनको आइदर जॉबलेस, वो सारे आफ्टर शटिंग डाउन ऑफ द फैक्ट्रीज मोस्ट ऑफ द वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और सम वेर पेड वेरी लेस वेजेस। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एंड unprecedentedly 6 million due to the economic crisis. Approx 7 million people were termed as unemployed. On the streets of Germany, you can see men with placards around their necks saying willing to do any work. So इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा किस पे, जर्मनी पे। और जैसे ही फैक्ट्रीज बंद हो गए, ट्रेड बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे जितने भी लोग थे इनमें से लगभग 6 मिलियन लोग जो है वो जॉबलेस हो गए। और इनमें से अब यहाँ पे किसी के पास जॉब्स नहीं थे, तो जितने भी यहाँ पे जर्मन लोग थे वो अब अपने गले में एक प्ले कार्ड लेकर के घूमते थे, विलिंग टू डू एनी वर्क। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर वाज ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ जॉब और द फैसिलिटीज। सो unemployed youth played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange। अब हम बात करें अगर यूथ की, अगर हम बात करें तो जितने भी यूथ थे जर्मनी में वो आइदर दिन भर या तो दिन भर वो कार्ड्स खेलते थे या फिर सिंपली वो कहीं स्ट्रीट कॉर्नर्स में बैठे हुए रहते थे, अदरवाइज समवेयर क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और कुछ यूथ जो थे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर लाइनों में खड़े रहते थे टू गेट जॉब। एज जॉब्स डिसअपीयर्ड द यूथ टुक क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। अब यहाँ पे जैसे ही काम की कमी हो गई तो यहाँ पे जितने भी यूथ थे वो बहुत सारे जो यूथ थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए और इसका जो टोटल खामियाजा जो है वहाँ के कॉमन पीपल या फिर कॉमन प्लेस को भुगतना पड़ा। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। अब जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुए जर्मनी में तो यहाँ के लोगों में एक डर सा बैठ गया कि कहीं जर्मनी को कोई और पावर जो है वो कैप्चर नहीं कर ले। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स saw their saving diminish when the currency lost its value। अब यहाँ पे जर्मनी में जितने भी लोग मिडिल क्लास के थे या फिर जितने भी लोग सैलरीड एम्प्लॉयज थे या फिर वो लोग जो कि पेंशन पे थे, उनकी जितने भी मनी थी जो कि बैंक्स में थे, उनकी मनी की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी ड्यू टू द लॉस ऑफ करेंसी। क्योंकि यहाँ पे जो मार्क जो करेंसी थी जर्मनी की, इसकी जो मार्केट वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, तो इनके पास जितने भी पैसे थे उनकी अब इम्पोर्टेंस जो है वो उस मार्केट में इतनी नहीं बच गई थी। सो स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रुइन्ड। अब यहाँ पे जितने भी छोटे कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेड्समैन थे, जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ जर्मनी में तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन और ट्रेडर्स थे, इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस था वो पूरी तरह से रुइन हो गया, मीन्स पूरी तरह से बंद हो गया और उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा। सो the large mass of peasantry was affected by the sharp fall in agricultural prices and women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair। अब इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो एक कॉमन लाइफ में भी पड़ा। यहाँ पे जो वर्किंग क्लास थे इनकी जो कंडीशन थे बहुत ही खराब थी और उसके बाद जो भी पीजेंट्स थे उसमें से स्पेशली वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और यहाँ पे जितने भी वुमेन्स थे दे वर अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रंस स्टोमक ट्वाइस ए डे। तो यहाँ पे जो वुमेन्स हैं इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रही थी। सो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए इन जर्मनी। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वाइमर रिपब्लिक था वो किस तरह से अनस्टेबल हुआ।
So politically too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects. So हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वाइमर रिपब्लिक था वो अनस्टेबल था, और इस अनस्टेबल की वजह से यहाँ पे जो वाइमर रिपब्लिक में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे। पहला डिफेक्ट ये था कि ये जो है पहला डिफेक्ट ये था कि ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड था। मींस ये जो सरकार थी वो वन पार्टी के रूप में जो है अपनी मेजोरिटी क्लेम नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से इन्होंने कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने की सोची। सो दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू ए रूल बाय कोलिशन। सो अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। दूसरा जो डिफेक्ट था वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये था कि जो आर्टिकल 48 था उसके तहत जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के उनको जो है कुछ पावर्स दिए गए टू इम्पोज द इमरजेंसीज, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। मींस इसके तहत वहां पे जो प्रेसिडेंट थे इनको राइट दिया गया कि वो जो है इमरजेंसी इम्पोज करें कंट्री में, और दूसरा जो सिविल राइट्स हैं उनको भी बंद कर दें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसे उस कंट्री को रूल करे। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on average of 239 days. अब जैसे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर्स मिले ड्यू टू द डिफेक्ट्स ऑफ द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो पार्लियामेंट था वो जो है लगभग 20 डिफरेंट कैबिनेट्स में बिखर गए, और ये जो कैबिनेट्स है हार्डली 239 डेज उन्होंने वो चले, और इसके बाद यहाँ पे लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48 जो बहुत ज्यादा तेजी से हो गया। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन। अब जैसे ये सारी घटना घट रही थी अंडर द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके चलते जो लोगों का भरोसा था पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंडर द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से लोगों का भरोसा पूरी तरह से हट गया, और लोग जो है सोच रहे थे कि अब इसका कोई भी सॉल्यूशन जो है उनको नहीं मिलने वाला। मीन्स हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इन जर्मनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े थे टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो लेट्स सी सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग हियर ऑफ द क्वेश्चन। सो effects of recession on Germany. Industrial production reduced to 40% of the 1929 level. Workers lost their jobs or were paid reduced wages.
work. Unemployed youth. Criminal. Criminal activities and total Dr. Describe again common this. Small businessman, self-employed, and retailers. Suffered as their business got ruined. Business got ruined. So these are the major points. Let's see some of the major points